दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो हम कल पढ़े थे सेल के बारे में। तो यहाँ सेल में क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो ऊर्जा का निर्माण करता है, गाली का ऊर्जा का परिवहन करता है, वेक्यूल्स जल संचित रखता है, लाइसोसोम कोशिका को मारता है, सेंट्रोसोम कोशिका का विभाजन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस। तो जो वैज्ञानिकों ने देखा, तो न्यूक्लियस में जब वैज्ञानिकों ने देखा कि कोशिका जो है, कोशिका में जेनेटिक इंफॉर्मेशन कौन ले जाता है, तो वैज्ञानिकों ने न्यूक्लियस को बाहर निकाला। जब वैज्ञानिकों ने न्यूक्लियस को बाहर निकाला तो वैज्ञानिकों ने देखा कि न्यूक्लियस में कुछ कुछ है। तो उन्होंने जब माइक्रोस्कोप से देखा तो उसमें न्यूक्लियस में यक्ष आकार की जिसे वैज्ञानिकों ने क्रोमोसोम कहा, गुणसूत्र। वैज्ञानिकों ने जिसे गुणसूत्र कहा। तो जब ध्यान से वैज्ञानिकों ने फिर से इस गुणसूत्र को ध्यान से देखा, इस गुणसूत्र को एक को बाहर निकाला, तो इसका संरचना इस प्रकार। कितना निकालना। तो वैज्ञानिकों ने बताया कि यह गुणसूत्र ही है जो हम जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाता है। तो जब इसको और ध्यान से, अच्छा, एक क्रोमोसोम जो होता है, एक क्रोमोसोम है, ठीक। मनुष्य में कितना क्रोमोसोम पाया जाता है? 23 जोड़ा, मतलब 46 गुणसूत्र पाया जाता है मनुष्य में। तो जब इसको देखा तो इसमें भी ध्यान से जब देखने पर इसमें भी कुछ कुछ चीजें थी। तो इसको वैज्ञानिकों ने खोल कर देखा, तो इस प्रकार से बना। इसमें वैज्ञानिकों ने देखा कि ये डीएनए है और इसका नाम दिया डीएनए। तो डीएनए जो होता है, डीएनए गुणसूत्र को खोलने पर डीएनए मिलता है। तो डीएनए में छोटे छोटे, ध्यान से देखने पर छोटे छोटे होते हैं, जिसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड। ये डीएनए होता है और डीएनए के अंदर जीन होता है। जैसे एक पूरा यहाँ से यहाँ तक डीएनए हो गया, और जब इसको यहाँ से काट देंगे तो ये जीन हो गया। और जीन में पाए जाते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो कोशिका के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस को खोलने पर इसमें क्रोमोसोम पाया जाता है। क्रोमोसोम की खोज वाल्डेयर ने किया था। और जब क्रोमोसोम को खोला जाता है तो उसके ऊपरी भाग को सेटेलाइट, मध्य भाग को सेंट्रोमर तथा नीचे वाला भाग को टेलोमर कहते हैं। तो जब वैज्ञानिकों ने क्रोमोसोम को खोला, इस प्रकार से खोला, तो उन्हें डीएनए मिला, डीएनए का आकार मिला। और जब क्रोमोसोम को बीच से काट कर देखा तो जीन होते हैं। और जो जीन होते हैं अनुवांशिक, जीन पर ही माता पिता के जो अनुवांशिकता है वही आधारित होता है। तो एक जीन से दूसरे जीन के मध्य 3.4 एंगस्ट्रॉन, एक जीन से दूसरे जीन के मध्य 3.34 एंगस्ट्रॉन की दूरी होती है। और एक जीन में एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच 3.4 एंगस्ट्रॉन की दूरी होती है। और एक जीन में पूरी, मतलब एक जीन में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं और उनकी दूरी 34 एंगस्ट्रॉन हो जाएगा। जब 34, एक जीन से दूसरे जीन की दूरी 34 एंगस्ट्रॉन और एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉन होता है। तो जो क्रोमोसोम होते हैं, इसमें के अंदर डीएनए पाया जाता है और डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है। जैसे जो क्रोमोसोम होते हैं जेनेटिक न्यूक्लियस के अंदर ही होते हैं और जेनेटिक इंफॉर्मेशन का कार्य करते हैं। जिस प्रकार कोई फल, कोई सब्जी, जैसे बैगन है,
ये बैगन है, तो जो इसमें क्रोमोसोम होंगे, तो इसमें किसी क्रोमोसोम का कार्य होगा इसका आकार देना, किसी क्रोमोसोम का कार्य होगा इसका मतलब कितना आकार देना, किसी का रंग देना, किसी का कुछ मतलब अलग अलग क्रोमोसोम का अलग अलग कार्य होता है। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, यहाँ पर एक लौकी ले लेते हैं, कोहड़ा ले लेते हैं, यह है कोहड़ा, कद्दू कहते हैं। इस कोहड़ा के अंदर भी क्रोमोसोम होते हैं। किसी कोई क्रोमोसोम कोहड़ा का आकार निर्धारित करेगा, कोई कोहड़ा का रंग निर्धारित करेगा, कोई कोहड़ा का स्वाद, अलग अलग प्रकार का निर्धारित करते हैं। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, इस जो बैगन के क्रोमोसोम, जो बैगन के आकार वाला क्रोमोसोम है उसको बाहर निकाला, इसको बाहर निकाला आकार वाला, और जो कोहड़ा का क्रोमोसोम है आकार वाला इसको बाहर निकाल कर इसमें से निकाल दिया, और जो बैगन का क्रोमोसोम है, बैगन का क्रोमोसोम इसमें से निकाल दिया, और जो कोहड़ा का क्रोमोसोम है आकार वाला गोलाकार जिसके वजह से होता है, उस क्रोमोसोम को लाकर इस बैगन के क्रोमोसोम में, बैगन के न्यूक्लियस में डाल दिया, जिसके वजह से जो अगली पीढ़ी का बैगन होगा वो गोल होगा, गोल बैगन होगा। इसी प्रकार जो अगली पीढ़ी का बैगन होगा गोल बैगन होगा। एक होलिस्टीन गाय होती है, होलिस्टीन गाय, होलिस्टीन गाय जो डेनमार्क और इंग्लैंड और डेनमार्क में पाई जाती है। होलिस्टीन गाय बहुत अधिक दूध देती है, 80 लीटर दूध देती है, लेकिन होलिस्टीन गाय जो होती है ना गर्मी नहीं सह पाती है, उसके लिए होलिस्टीन गाय के लिए ठंडी मतलब ठंडा मौसम ही चाहिए। तो वैज्ञानिकों ने देखा कि जो होलिस्टीन गाय है इसमें उसका क्रोमोसोम, होलिस्टीन गाय का क्रोमोसोम, कोई क्रोमोसोम होलिस्टीन गाय का दूध निर्धारित करेगा, कोई क्रोमोसोम उसका आकार निर्धारित करेगा। इसी तरह वैज्ञानिकों ने भारत में उस गाय को तो ला नहीं सकते, क्योंकि अगर उस गाय को हम भारत में लाएंगे तो उसके लिए एसी चलाना पड़ेगा, ठंडा मौसम चाहिए, तो दूध जितना नहीं देगा उतना को तो बिजली खर्चा लग जाएगा। इसके लिए वैज्ञानिकों ने भारत में सबसे अच्छी नस्ल की जो गाय है फिजिशियन, उस गाय के फिजिशियन गाय भी ठीक ठाक दूध देती है, 40 लीटर तक देती है। उसमें भी कोई क्रोमोसोम होगा जो उसका दूध निर्धारित करेगा, कोई उसका आकार निर्धारित करेगा। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, जो होलिस्टीन गाय का दूध निर्धारित करने वाला क्रोमोसोम है उसको बाहर निकाल कर, और इसमें जो दूध निर्धारित करने वाला क्रोमोसोम है उसको बाहर हटाकर इसमें का जो क्रोमोसोम है दूध वाला फिजिशियन में डाल दिया। तो जो अगली पीढ़ी का गाय होगी तो उसको हम कहेंगे होलिस्टीन फिजिशियन गाय। और ये भी गाय ठीक ठाक दूध देती है, मतलब एवरेज में देती है, 50 लीटर तक दे देती है, 40-50 लीटर तक। तो ये ज़्यादा अच्छा। जो इसमें गाय होलिस्टीन गाय है इसमें कोई क्रोमोसोम तो आकार, कोई दूध और कोई उसका मतलब किस वातावरण में ढल रही है उसके बारे में। फिजिशियन में भी, लेकिन जो फिजिशियन गाय होगी, जो होलिस्टीन फिजिशियन गाय होगी, ये गर्म वातावरण को भी सहेगी, मतलब मिनिमम गर्म और ठंडा ठीक ठाक सहेगी और ठीक ठाक दूध दे देगी। तो हम इधर डीएनए तक देखे थे, तो डीएनए को जब खोल कर देखा जाएगा तो कुछ इस आकार का डीएनए बनेगा। एक डीएनए में जैसे यहाँ से यहाँ तक होगा जाएगा जीन, यहाँ से यहाँ तक जीन हो जाएगा, और एक जीन में 10 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। एक जीन में 10 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, और एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। और एक जीन से, मतलब एक जीन में पूरी दूरी 34 एंगस्ट्रॉम की होती है। तो जो न्यूक्लियोटाइड होता है, फिर जब वैज्ञानिकों ने इसको जूम करके देखा,
वैज्ञानिकों ने इसको जूम करके देखा, इसमें भी 4 मतलब न्यूक्लियोटाइड जो है, जैसे न्यूक्लियोटाइड 4 प्रकार के पाए जाते हैं, जैसे एडेनिन, गुआनिन, यहाँ से यहाँ तक एडेनिन, उसके बाद से गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन 4 प्रकार के पाया जाता है। तो एक तो हमारा शरीर इतना बड़ा, ठीक, उसमें से कोशिका दिखती नहीं है, उसको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। अभी कोशिका में से न्यूक्लियस को निकाला जाता है तो उसमें से क्रोमोसोम मिलता है, गुणसूत्र मिलता है। जब उस गुणसूत्र को खोला जाता है तो उसमें से डीएनए मिलता है, और जब डीएनए को खोला जाता है तो उसमें से जीन मिलता है, और जीन के अंदर न्यूक्लियोटाइड होता है, ठीक। तो आप बताइए, जो हमारे अनुवांशिक, जैसे जो हमारे अनुवांशिक होगा उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, अनुवांशिक लक्षण उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कौन लेकर जाएगा? उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीन लेकर जाएगा, ठीक। ये जीन हो गया। अब हम डीएनए से आरएनए तो बना सकते हैं, अब जीन है ना, अब हम इसको आधे से मिटा दे रहे हैं। अब ये क्या हो गया? ये आरएनए हो गया। खुला भाग होगा तो आरएनए हो जाएगा, और बंद होगा तो डीएनए हो जाएगा। तो जो आरएनए होता है तो ये खुला भाग, डीएनए होता है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। और जीन की खोज, जो इसमें जीन होता है, ये जीन का खोज किसने किया था? जीन का खोज जोहासन ने किया था, जोहासन। और डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, डीएनए का मॉडल किसने दिया था? वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए का मॉडल दिया था। वाटसन एवं क्रिक, वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। तो क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम होता है उसके अंदर डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जीन होता है, और जीन के अंदर होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। एक जीन में 10 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, और जो पूरा एक जीन की दूरी होता है 34 एंगस्ट्रॉन, और एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच 3.4 एंगस्ट्रॉन की दूरी होती है, ठीक। तो हम जानते हैं क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम, मानव क्रोमोसोम कितना पाया जाएगा? 46, यानी 23 जोड़ा। हमारे शरीर में ज्यादातर चीजें ना जोड़े में ही पाए जाते हैं, जैसे आंख जोड़ा में, नाक जोड़ा में, मुंह जोड़ा में, ऊपर का जबड़ा, नीचे का जबड़ा, किडनी जोड़ा में, अक्सर मतलब ज्यादातर चीजें हमारे शरीर में जोड़ा में पाए जाते हैं, ठीक। तो अब हम जान गए डीएनए के बारे में। अब हम जानेंगे डीएनए के पूरा मतलब विस्तार, और आरएनए के बारे में। अब हम जानेंगे न्यूक्लिक अम्ल के बारे में, केंद्रक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक है डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, एक होता है आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो हम जानेंगे डीएनए के बारे में। तो डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है वाटसन एवं क्रिक ने दिया था, और डीएनए के एक फेरा से दूसरी फेरा के बीच की दूरी 34 एंगस्ट्रॉन होती है। जैसे तो डीएनए का एक फेरा मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 34 एंगस्ट्रॉन होती है, और इसके बीच 10 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, ठीक। अब जब डीएनए को देखते हैं कितने भागों, तो डीएनए को पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड को 2 भागों में बांटा गया है, न्यूक्लियोसाइड्स और फास्फेट। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स को 2 भागों में बांटा गया है, न्यूक्लियोसाइड्स और फास्फेट। अब न्यूक्लियोसाइड्स को 2 भागों में बांटा गया है, शर्करा और नाइट्रोजन बेस। अब शर्करा के 2 भाग होते हैं, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। और नाइट्रोजन बेस के 2 भाग होते हैं, प्यूरिन, पाइरिडोमिन। जो प्यूरिन है उसमें एडेनिन और गुआनिन पाया जाता है, और जो पाइरिडोमिन है उसमें
साइटोकाइनिन और थायमिन पाया जाता है। आरएनए में सेम यही प्रोसेस हो रहा है, बस आरएनए में थायमिन नहीं पाया जाता है, आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है और आरएनए बिल्कुल इसी के जैसा। जो इसमें एडेनिन और ग्वानिन होता है, जो डीएनए में एडेनिन और ग्वानिन होता है, एक डबल बॉन्ड होता है। और थायमिन और साइटोसिन होता है, थायमिन और साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम पढ़ लिए डीएनए, हम पढ़ेंगे आरएनए। अच्छा, इंसानों में जेनेटिक इंफॉर्मेशन कौन ले जाता है, मतलब जीवों में जेनेटिक इंफॉर्मेशन कौन ले जाता है, डीएनए। जीवों में जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए ले जाता है। और आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, जो आरएनए होता है, आरएनए में मतलब आरएनए जो विषाणु कीटाणु होते हैं, इसमें आरएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेकर जाता है। जैसे कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस में जो उसका प्रजनन है मतलब बहुत तेजी से होता है, और जिसका जो आरएनए होता है कोरोना वायरस का जेनेटिक इंफॉर्मेशन ले जाता है। जैसे पहले कोरोना जो वायरस है, कोरोना वायरस हो गया, जो आरएनए है इसके अगली पीढ़ी में कोरोना वायरस ले जाएगा तो कुछ उससे थोड़ा हटके लक्षण होगा। उसके बाद इसमें कोरोना वायरस मिल जाएगा उसके अगली पीढ़ी में, तो कुछ थोड़ा उससे खतरनाक होगा। इसी तरह अब तक 100 से भी ज्यादा स्टेज कोरोना वायरस के मिल चुके हैं। और इस बार जो नया कोरोना वायरस आया है ओमिक्रॉन, सबसे खतरनाक है वायरस। तो हम पढ़ा है आरएनए। आरएनए जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन ले जाने का कार्य करता है, किसमें, वायरस में। अच्छा, आरएनए जो होता है 3 प्रकार का होता है। एक होता है मैसेंजर आरएनए, एक होता है ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए। आरएनए 3 प्रकार का होता है, एक मैसेंजर आरएनए, एक ट्रांसफर आरएनए और तीसरा है आरआरएनए। तीसरा होता है आरआरएनए। जो आरएनए होता है 3 प्रकार का होता है, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और आरआरएनए। तो अब हम जो मैसेंजर आरएनए है इसका क्या कार्य है, तो जो मैसेंजर आरएनए है एमिनो एसिड की पहचान करता है। जैसे हम आरएनए का क्या कार्य है, जो आरएनए होता है राइबोसोम, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोम आरएनए। तो जो राइबोसोम होता है ये तो प्रोटीन बनाता है, तो राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। तो राइबोसोम बोलता है इनसे बोलता है कि पहले तो राइबोसोम के पास प्रोटीन कैसे बनता है, 10 एमिनो अम्ल प्लस 10 अमीनो अम्ल बराबर 20 एमिनो अम्ल मिलकर प्रोटीन बनता है। 20 एमिनो अम्ल मिलकर प्रोटीन बनता है। तो जो राइबोसोम होता है इससे बोलता है 10 एमिनो अम्ल, तो पहले इसके पास राइबोसोम के पास खुद का 10 एमिनो अम्ल है, और जो 10 एमिनो अम्ल होता है ये ला कर देते हैं। जैसे हम भोजन खाते हैं तो ये जो मैसेंजर आरएनए है हमारे मतलब मुख में ही बैठा होता है और एमिनो एसिड की पहचान करता है, एमिनो एसिड की पहचान करता है, एमिनो एसिड की पहचान करता है। ये आरएनए एमिनो एसिड की पहचान करता है। अभी तक पहचान कर लेगा। अब जैसे खाना खाएंगे तो एमिनो एसिड जाएगा तो उसमें एमआरएनए जो है उसका पहचान करता है, और जब पहचान करके एमआरएनए इसके पास जाएगा तब तक तो एमिनो एसिड फिर चले जाएंगे दूसरे रास्ते, अंदर चले जाएंगे, मतलब पकड़ नहीं पाएगा। इसलिए एमआरएनए जो होता है एमिनो एसिड की पहचान करता है, और जो इसका ट्रांसफर होता है ये पहचान करके इसको दे देगा। तो जो टीआरएनए होता है, टीआरएनए ट्रांसफर का कार्य करता है, इसको ले जाता है, एमिनो एसिड ले जाता है, इसका ट्रांसफर कार्य करता है। जो टीआरएनए हो ट्रांसफर एमिनो एसिड ट्रांसफर का कार्य करता है, और जो आरएनए है आरआरएनए इसको ले जाने के बाद आरएनए है इसको
10 पहले इसके पास है और 10 लेके जाएगा तो आर एन ए राइबोसोम RNA इसको प्रोटीन बनाएगा। ठीक, अब हम देखते हैं अब DNA से, जैसे mRNA मैसेंजर RNA तो पहचान करता है, RNA ट्रांसफर इसका कार्य होगा प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन बनाता है। अब हम देखते हैं DNA से, जैसे DNA से RNA बनता है तो हम DNA से RNA जब बनता है तो उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो DNA से RNA बनता है तो उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और RNA से DNA बनाने की क्रिया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और RNA से जब प्रोटीन बनता है तो उसको ट्रांसलेशन कहते हैं। और जब DNA से DNA बनता है तो उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। धन्यवाद।